Hello everyone, welcome back to my channel once again. We are going to start with the revision series. Revision will be of the GST important chapters. अभी 10 डेज है, जो जो मुझे चैप्टर इंपॉर्टेंट लगेगा मैं लाती रहूंगी. इन केस आपको कोई इशू है तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. चलो, इट वुड बी फास्ट रिविजन. फास्ट का मतलब ये नहीं है मैं फटाफट से बोलकर चुप हो जाऊंगी. आई वुड बी रिकॉलिंग यू एंड रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन कि हमने क्या पढ़ा है. माई मोटिव इज कि आपका लेक्चर में ही सारा का सारा लर्न हो जाए, इनकेस आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी. चलो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा देखना, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो देती हूँ सो दैट आपके माइंड में आ जाएगी करना क्या है. सेक्शन 51 डील्स विद द टीडीएस and section 52 deals with the TCS. section 51 deals with the TDS, section 52 deals with the TCS. TDS का जो इन टोटल रेट आएगा वो आएगा 2%, TCS का जो इन टोटल रेट आएगा वो आएगा 1%, मतलब 1 और इधर 0.5%, 0.5%. फटाफट से मेरे साथ रिपीट करो. section 51 deals with the TDS, section 52 deals with the TCS. जो सेक्शन 51 में रेट है वो क्या है, होली रेट क्या है 2%. इन टोटल रेट सेक्शन 52 में क्या है 1% इज द टोटल रेट. फटाफट से रिमाइंड करना है सेक्शन 51 कहाँ पे अप्लाई होता है अभी डिटेल में देखेंगे, बट जस्ट फॉर आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में अप्लाई होता है. बट जो डिफेंस का डिपार्टमेंट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है, बट वहां पर अप्लाई नहीं होगा. वो भी डिफेंस का डिपार्टमेंट है बट अप्लाई नहीं होगा. सेक्शन 52 कहाँ पे आएगा, सेक्शन 52 आएगा वहां पर जहां पर ईसीओ के थ्रू गुड्स को बेचा जा रहा है, आई होप आपको इतना लर्न हो गया होगा. फटाफट से चलते हैं हम डिटेल में एंड चैप्टर को करेंगे साथ साथ लर्न. फटाफट से एक बार आंखें बंद करके मेरे साथ रिपीट करो मैंने अब तक क्या बताया. सेक्शन टीडीएस टीसीएस दो सेक्शंस 51 52, 51 टीडीएस 52 टीसीएस. 51 में 2% का होली रेट, 52 में 1% का होल रेट. 51 कहां से डील करेगा, जो आप गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे. 52 कहां पे डील करेगा, 52 आएगा जहां पर ईसीओ के थ्रू गुड्स को बेचा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचा जा रहा है. सीधा आ जाओ एनालिसिस पे, हमने करना है फास्ट एंड अच्छे से रिवीजन. फटाफट से देखो क्या कह रहा है. सेक्शन 51 किससे डील कर रहा है, सेक्शन 51 डील्स विद द टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. टीडीएस प्रोविजन कहां पर है, टीडीएस प्रोविजन कहां पर लगते हैं, जब सप्लायर किसको सर्विस दे रहा है, सप्लायर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है. कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, 4 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को याद रखो. 4 बंदों को सर्विस दे रहा है कोई भी पर्सन. अब आपको पता है जो पर्सन सप्लायर है उसको पैसा मिलता है, जो पर्सन सप्लायर है वो सर्विस देगा उसको पैसा मिलेगा. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पैसा देगी, गवर्नमेंट ने सर्विस ली है तो गवर्नमेंट इज पे करेगी, गवर्नमेंट पैसा पे करेगी. पे करते करते वो कुछ पैसा काट लेगी तो वो क्या बन गई, डिडक्टर. पे करते करते कुछ पैसा काट लेगी तो क्या बन गई, डिडक्टर. जिसका पैसा कटा वो क्या बन जाएगा, डिडक्टी. जिसका पैसा कटेगा वो क्या बन जाएगा, डिडक्टी. क्या बताया मैंने अब तक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जब डील कर रहे हैं वहां पे टीडीएस आएगा. जब कौन बंदा टीडीएस काटेगा, कौन से डिपार्टमेंट है जो टीडीएस काटेंगे. सबसे पहला आता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट. कौन सा डिपार्टमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट. सेकंड लोकल अथॉरिटी. आपको याद करनी है चीजें, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंटल एजेंसी. और फोर्थ पॉइंट में बोला गया था नोटिफाइड पर्सन. अब नोटिफाइड पर्सन कौन से हम देखेंगे. नंबर 1 में से रिपीट करो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट. सेकंड था लोकल अथॉरिटी, थर्ड था गवर्नमेंटल एजेंसीज. 4 था नोटिफाइड पर्सन. अब देखते हैं नोटिफाइड पर्सन कौन से थे. सबसे पहले नोटिफाइड पर्सन आता है कोई भी अथॉरिटी या बोर्ड जो पार्लियामेंट ने एस्टेब्लिश करा है या फिर गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करा है, जिसमें 51% स्टेक किसका है, एटलीस्ट 51% स्टेक गवर्नमेंट का है. मोर देन 50 है तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही बन जाता है एक तरीके से. क्या बन जाता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही बन जाता है. फिर सेकंड पॉइंट है वो सोसाइटी विच इज एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट. सोसाइटी विच इज एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. कहां पे रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060 में. कहां पे रजिस्ट्रेशन है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060 में. थर्ड इज
PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। थर्ड क्या होगा? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मेरे साथ रिपीट करो बिना देखे, कौन कौन से पर्सन्स लाइबल है टीडीएस काटने के? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी। 4 में बोला था नोटिफाई करे हुए लोग। नोटिफाई करे हुए लोग कौन हुए? अथॉरिटी या बॉडी जो सेटअप किसने की है? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट, जिसमें एटलीस्ट 51% स्टेक किसका है? गवर्नमेंट का। फिर सेकंड बोला गया सोसाइटी। सोसाइटी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करी है या फिर लोकल अथॉरिटी ने करी है, जो सोसाइटी के सेक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी। थर्ड था पीएसयू। थर्ड था पीएसयू। आई होप आपको लर्न हो गया होगा। ये पर्सन लोग टीडीएस काटने के लिए लाइबल हैं टू, जब ये पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काटेंगे। अब कौन कौन से पर्सन लाइबल नहीं है? कौन कौन से पर्सन लाइबल नहीं है? नंबर 1, जब ये लोग जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़े, ये लोग आपस में सप्लाई कर रहे हैं, ये लोग आपस में सप्लाई कर रहे हैं, तो ये लाइबल नहीं है। आपस में गवर्नमेंट को आपस में डिपार्टमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये लाइबल नहीं है। जब एक पीएसयू दूसरे पीएसयू से दे रहा है तो भी लायबल नहीं है। जब ये आपस में दे रहे हैं या फिर एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को सर्विस दे रही है तो भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, तो भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। डिडक्टी कौन हुआ? किसका टीडीएस कटेगा? जिसने सर्विस दी है। जिसने सर्विस दी है वो कौन होता है? सप्लायर। सप्लायर ने सर्विस दी है, उसका टीडीएस कब कटेगा? टीडीएस तब काटेगी ये 4 डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के हैं, ये टीडीएस तब काटेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एक्सीड करेगी 2,50,000 से। कब काटेंगे? जब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एक्सीड करेगी 2,50,000 से। ध्यान रखना किस पे फोकस करना है? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पे फोकस करना है। मान लो क्या है, 4 लाख का यहाँ पे क्या है? अमाउंट है, इस पे सीजीएसटी लगा है, एसजीएसटी लगा है। 4 लाख पे मान लो लगा है सीजीएसटी 24,000, एसजीएसटी 24,000। हमने कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को देखना है विच इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, विच इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, टैक्स रेट, सेक्स वगैरह। 2.5 लाख किसको देखना है? 2.5 लाख हमने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को देखना है। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एक्सीड 2.5 लाख तो सप्लायर का टैक्स कट जाएगा। टैक्स कितना कटेगा? 1% अगर इनवॉइस में सीजीएसटी एसजीएसटी है तो सीजीएसटी एसजीएसटी 1% कट जाएगा। अगर आईजीएसटी लगा हुआ है तो क्या होगा? तो 2% के रेट से आईजीएसटी कट जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा एमसीक्यूज में भी आया था, मान लो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो थी 4 लाख, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी 4 लाख, बट पेमेंट 10 टाइम्स करी हुई है, 40,000 करके पेमेंट 10 टाइम्स करी हुई है। क्या टीडीएस कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्यों? क्योंकि टीडीएस कटेगा या नहीं उसके लिए हमने देखना है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। टीडीएस कटेगा या नहीं उसके लिए हमने क्या देखना है? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। बट जैसे जैसे जितने पेमेंट करेंगे उतने पे कटता जाएगा। कटेगा इन अमाउंट्स पे, पर वेदर एलिजिबल टू डिडक्ट और नॉट उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन टोटल देखी जाएगी। ये पॉइंट एमसीक्यू में भी आया था कहीं पे, वहां पर भी मैंने आपको क्लियर करवाया था। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो, क्या कह रहा है? कटेगा कब? वही टीडीएस जैसे कटता है नॉर्मल केस में, पेमेंट और क्रेडिटिंग विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट और क्रेडिटेड विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम पे कट जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? नो टीडीएस, टीडीएस कब नहीं कटेगा? टीडीएस कब नहीं कटेगा ये चीज मैं आपको फटाफट से क्लियर करवा देती हूँ थ्रू द एग्जांपल्स, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टीडीएस और कब नहीं कटेगा? मान लो सप्लायर है हरियाणा का, रिसिपिएंट है पंजाब का। सप्लायर है हरियाणा का, रिसिपिएंट है पंजाब का। इसने कोई सर्विस ली है, मान लो होटल रिलेटेड सर्विस ली है और वो हरियाणा में ली है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हरियाणा में सिचुएटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे होगा? सॉरी, हाँ, जो रिसिपिएंट है वो मान लो गवर्नमेंट है, ठीक है, मान लो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट है, तभी टीडीएस की बात आ रही है। मान लो एक स्टेट में है सप्लायर, एक स्टेट में है रिसिपिएंट, बट जो प्लेस ऑफ सप्लाई आ रहा है वो दूसरी स्टेट में आ रहा है, तो ये पर्सन क्या चार्ज करेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेगा। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काट ही नहीं पाएगा टीडीएस क्योंकि कंफ्लिक्ट हो गया, ये एक्चुअल में दूसरी स्टेट में है तो यहाँ से आईजीएसटी बनता है। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है? जब सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई तो एक ही स्टेट में है, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई तो एक ही स्टेट में है, बट रिसिपिएंट जो है वो दूसरी स्टेट में है। देखो, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई
एंड रिसिपिएंट, जब तीनों ही एक स्टेट में है तो ऑब्वियस सी बात है सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा। बट सप्लायर इधर है, सिंपल सी बात, सप्लायर एंड रिसिपिएंट इसमें है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी अगर यहीं पे है तो सिंपल सी बात है तो भी टीडीएस कटेगा, क्योंकि वहां पे सिंपली आईजीएसटी लग जाएगा, कोई कंफ्लिक्ट ही नहीं है। बट जब सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई तो एक में है बट रिसिपिएंट दूसरे में है, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई तो एक में है बट रिसिपिएंट दूसरे में है, आपको ये याद रखना है रिसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम जगह होने चाहिए, रिसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम जगह होने चाहिए, तब टीडीएस कटेगा। आई होप आपको लर्न हो गया होगा। एक बार मैं आपको लर्न कराऊं फिर मैं फटाफट से आपको एक बार रिकॉल कराती हूँ। चलो एक बार यहाँ तक फटाफट से रिकॉल कर लो मेरे साथ, कौन कौन टीडीएस काटेगा। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, सेकंड गवर्नमेंटल लोकल अथॉरिटी, थर्ड था गवर्नमेंटल एजेंसीज, फोर्थ था नोटिफाइड पर्सन। नोटिफाइड पर्सन में क्या था, वो अथॉरिटी वो एस्टेब्लिशमेंट जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने करी है इस्टेब्लिश, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करी है, डिपार्टमेंट ने इस्टेब्लिश करी है, जिसमें 51% स्टेक गवर्नमेंट का है। सेकंड क्या था, अगर कोऑपरेटिव अगर सोसाइटी इस्टेब्लिश करी है, वो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो भी आ जाएगा नोटिफाइड केस में। तीसरा था पीएसयू, बट ये आपस में अगर किसी को कर रहे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस काटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को देखना है 2.5 लाख से ऊपर, बट पेमेंट जितनी जितनी की जाएगी टीडीएस उतने उतने पे कटता जाएगा। डिडक्टी कौन हुआ, डिडक्टी हुआ सप्लायर। रेट ऑफ डिडक्शन क्या है, 2% इज द रेट ऑफ डिडक्शन ऑन द नेट वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज। उसके बाद टीडीएस कब नहीं कटेगा, जब सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक में है बट जो रिसिपिएंट है वो दूसरे स्टेट में है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर ये सारे ही एक स्टेट में है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा। अगर सप्लायर एक में है, रिसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक में है तो सिंपली आईजीएसटी लग जाएगा, सिंपल आईजीएसटी लग जाएगा। आई होप आप यहाँ तक आपको लर्न हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट ये आप एक बार देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई जब हम देखेंगे तो एक्सक्लूड कर देंगे टैक्स एंड सेसेस, मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स में हमने देखना है, टैक्स इंक्लूड करके 2.5 लाख नहीं देखना है, टैक्स इंक्लूड करके मोर देन 2.5 लाख नहीं देखना है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स में देखना है। फिर डिपॉजिट कब करना है, डिपॉजिट कौन करेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिपॉजिट करेगी 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, नेक्स्ट मंथ के 10th तक उसको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब 2-3 चीजें मेरे माइंड में आ रही हैं, फटाफट से वो भी सुन लीजिए। जो गवर्नमेंट जो टीडीएस डिडक्टर है, भले ही वो नॉर्मली जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, बस उसको टीडीएस वाला क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज ए टीडीएस डिडक्टर। 10 या पैन के थ्रू अप्लाई करके ले सकता है, 10 या पैन के थ्रू अप्लाई करके ले सकता है। उसके बाद आता है टीडीएस सर्टिफिकेट। टीडीएस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द डिडक्टर। ऑब्वियस सी बात है टीडीएस सर्टिफिकेट वो इशू करेगा, डिडक्टर करेगा ना, जिसने काटा है वो बताएगा इतना इतने सप्लाई पे इतना इतना काट दिया, तो कंटेंट क्या होगा, टीडीएस का सर्टिफिकेट नंबर, जीएसटी का नंबर, ये आप एक बार रीड करना, इतने कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन रेमिटेंस बाय द डिडक्टर। नॉन रेमिटेंस बाय द डिडक्टर, इफ द डिडक्टर हैज नॉट रेमिटेड द अमाउंट एज टीडीएस टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखो अगर डिडक्टर ने दिया ही नहीं है, गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो इंटरेस्ट के थ्रू देना पड़ेगा। अगर काटा नहीं है तो उसके लिए पेनल्टी आ जाएगी। देखो इफ द डिडक्टर हैज नॉट रेमिटेड द अमाउंट ऑफ टीडीएस, गवर्नमेंट को आपने डिपॉजिट लेट कराया तो इंटरेस्ट आ जाएगा, अगर काटा ही नहीं तो पेनल्टी आ जाएगी। डिपॉजिट लेट कराया तो इंटरेस्ट आ जाएगा, अगर नहीं काटा तो पेनल्टी आ जाएगी ना। अगर डिपॉजिट लेट कराया मतलब आपने मनी ऑफ यूज ऑफ मनी आपने कर लिया पर गवर्नमेंट को लेट दिया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वैल्यू ऑफ यूज का इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी। चलो उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ टीडीएस। टीडीएस कहाँ पे दिखेगा, सप्लायर के, सप्लायर मतलब जो डिडक्टी है उसके कैश लेजर में दिखेगा। वो रिटर्न फाइल करेगा फिर उसको कैश लेजर में मिल जाएगा, रिटर्न फाइल करेगा फिर उसको मिल जाएगा। डिडक्टी कैन क्लेम द टीडीएस इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अनेबल्स द गवर्नमेंट। क्यों ऐसा कर रही है गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट मैच कर पाए, गवर्नमेंट चेक कर पाए whether the amount deducted by deductor is correct and there is no mismatch between the cash ledger and the, देखो डिडक्टर क्या करेगा, डिडक्टर रिटर्न फाइल करेगा, उसमें भी एक अमाउंट आएगी एंड
जो रिटर्न फाइल डिडक्टेड अमाउंट फाइल रिटर्न फाइल करेगा उसमें भी एक अमाउंट आएगी एंड जो कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा वो भी अमाउंट आएगी जो पर्सन रिटर्न भर के लेगा। दोनों में मिसमैच नहीं होना चाहिए। मेन गवर्नमेंट का पर्पस ये है। ये लाइक 26 AS की तरह ये हो गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक बार समझना है। मेन चीजें मैं रिपीट करवाती चलूंगी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, रिफंड ऑफ एक्सेस और एनोनियस डिडक्शन। डिडक्टर और डिडक्टी कैन क्लेम द रिफंड। अगर कुछ ज्यादा डिडक्ट हो गया तो क्या कर सकते हो आप, रिफंड क्लेम कर सकते हो। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 रिलेटिंग टू फंड विज अप्लाई। रिफंड के प्रोविजन जो है सेक्शन 54 में वो अप्लाई हो जाएंगे, वो अप्लाई हो जाएंगे। हाउएवर इफ ऑलरेडी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अगर पहले ही वो कैश लेजर में आ चुका है फिर रिफंड नहीं मिलेगा। कैश लेजर में आने से पहले आप रिफंड अप्लाई कर लो एक्सेस वाले का, बट अगर क्योंकि एक ही बार तो लोगे ना, बार बार थोड़ा उसका लेते रहोगे आप रिफंड, या तो कैश लेजर में आ जाएगा या फिर आप उसका रिफंड ले लीजिए। फटाफट से एग्जांपल देखते हैं। सप्लायर मेक्स अ सप्लाई वर्थ 10 lakhs टू अ रिसिपिएंट। सप्लायर क्या करता है, 10 लाख की पेमेंट करता है, सप्लाई करता है 10 लाख की टू रिसिपिएंट, जीएसटी 18% पे। रिसिपिएंट पेमेंट करते हुए किस पे काटेगा, 10 लाख पे काटेगा या 10% 18% पे काटेगा, 10 lakhs पे काटेगा 2%, 2 lakhs एज अ टीडीएस काट लेगा। अब क्या करेगा, अब टीडीएस डिडक्टर जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा नेक्स्ट मंथ की 10 को रिटर्न भर के, टिल द टाइम ऑफ 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ वो भर के ले लेगा। यहाँ पे हमारा फिनिश होता है टीडीएस का चैप्टर। टीडीएस सेक्शन 51 हमारा कंप्लीट। मेन चीजें मैंने आपको बार बार रिकॉल करवा दी हैं। आई होप आपको लर्न हो गई होंगी। एक बार मैं चेक करती हूँ मुझे इसी में टीसीएस डालना है या नेक्स्ट में डालना है। चलो कर सकते हैं अभी हम कर सकते हैं। 16 मिनट्स के अप्रोक्सीमेट हुआ है तो हम टीसीएस को भी साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था, टीसीएस के केस में टीसीएस कहाँ पे अप्लाई होता है, टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा, टीसीएस कलेक्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। कौन कलेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। देखो मैं आपको फटाफट से कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे देती हूँ। एक होता है ईसीओ, एक होता है सप्लायर, एक होता है रिसिपिएंट। जो रिसिपिएंट है वो क्या करेगा, मान लो हम अमेजन के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ये ऑर्डर सप्लायर को जाएगा, फिर सप्लायर से सप्लाई करेगा। अब ईसीओ जो बीच में है उसको टीसीएस कलेक्ट करना है। जो भी गुड्स, चाहे 1 रुपए की भी गुड्स, चाहे 1 रुपए भी सेल हो रही है इसके थ्रू, तो उस पे भी वो टीसीएस कलेक्ट करेगा, करेगा। अब यहाँ पे मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है, आपको याद रिकॉल हुआ कि नहीं हुआ, कोई भी सप्लायर अगर ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है, इन केस वो सप्लायर ऑफ गुड्स है, तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इन केस वो सप्लायर ऑफ गुड्स है तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। बट अगर सप्लायर ऑफ सर्विसेज है तो उसको जो बेसिक टर्नओवर की लिमिट है 10, 20, 40 वहां तक एग्जम्पशन दी गई है। 20 तक, सॉरी 10 और 20 की जो लिमिट है वहां तक एग्जम्पशन दी गई है। मतलब अगर सप्लायर ऑफ सर्विस ईसीओ के थ्रू सर्विस दे रहा है एंड उसकी टर्नओवर जो है 20 lakhs के बिलो है या 10 लाख के बिलो है, तो उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड नहीं है। अब उसने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया बट स्टिल ईसीओ के थ्रू अगर वो सेल कर रहा है तो उस पे टीसीएस भी कलेक्ट नहीं होगा, गुड्स वाले को कंपल्सरी लेना है तो उसके तो 1-1 रुपए पे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। आई होप आपको, थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रही हूँ बिकॉज ये लास्ट डे रिवीजन के हिसाब से मैं बना रही हूँ, बट आपको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि मैं रिपीट मोड में बार बार से बोल रही हूँ। चलिए, हु इज लायबल टू कलेक्ट द टीसीएस। टीसीएस कौन काटेगा, कौन कलेक्ट करेगा, इट्स नॉट काटेगा, टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट, जो एजेंट नहीं है, एक होली सोली ईसीओ है, had mandated to collect the TCS on the net taxable supply। नेट टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो सेल होता है उसमें रिटर्न बहुत ज्यादा आती हैं, तो जितनी आपने एक्चुअल में सप्लाई करी माइनस में जो रिटर्न हो गई, तो नेट सप्लाई के ऊपर मेड थ्रू इट बाय द सप्लायर, जो भी ईसीओ के थ्रू सप्लायर ने सेल करी है, जहां पे ईसीओ कलेक्ट करेगा कंसिडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। हम अगर अमेजन से कुछ खरीद रहे हैं तो हम अमेजन को पेमेंट करें, हम सप्लायर को ढूंढ के उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात कहाँ पे है,
टीसीएस तभी कलेक्ट करेगा जहां पर ईसीओ कलेक्ट कर रहा है कंसिडरेशन, जहां पर ईसीओ कलेक्ट कर रहा है कंसिडरेशन ऑन द बिहाफ ऑफ सच सप्लाईज। अगर वो डायरेक्ट बेच रहा है तो ईसीओ थोड़ा पता करेगा तुमने डायरेक्ट कितनी बेची, मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है, नहीं, जो इसके थ्रू बिक रही हैं एंड वो भी वो जिसमें कंसिडरेशन ईसीओ कलेक्ट कर रहा है, जिसमें कंसिडरेशन ईसीओ कलेक्ट कर रहा है, वहां पे टीसीएस का कलेक्शन हो जाएगा, वहां पे टीसीएस का कलेक्शन हो जाएगा। वहां पे मैंने आपको क्या याद कराया था, 1% इन टोटल रेट है, मतलब 0.5% 0.5% सेम सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी वो यू कैन मैनेज इजीली। नेट सप्लाई का मतलब क्या है, एग्रीगेट देखो कितना सप्लाई करा है, माइनस कर दो रिटर्न टू द सप्लायर अदर देन द, देखो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन द नोटिफाइड सर्विस 95 की सर्विसेज को ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट 95 की सर्विसेज को इसमें ऐड हम नहीं करेंगे। चलो टीडीएस के पॉइंट में भी ध्यान रखना, आरसीएम के केस में टीडीएस क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो वहां पे डिपॉजिट करवा रही है ना, तो गवर्नमेंट टीडीएस क्यों काटेगी, गवर्नमेंट ही तो डिपॉजिट कराना है, टैक्स लायबिलिटी सारी किसकी है, गवर्नमेंट की है। चलो क्या कह रहा है, करंटली 95 में कौन सी सर्विसेज हैं अदर देन द नोटिफाइड, 95 में कौन सी सर्विस हैं, 95 की सर्विसेज में यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, हम वो पढ़ चुके हैं, मोटर कैब, जो होटल गेस्ट वाली सर्विसेज है या फिर हाउस कीपिंग वाली सर्विसेज हैं। इट मे बी नोटेड दैट इन केस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स operator shall collect the tax at such rate not exceeding the 2%, no at may be modified by the रेट हैज बी नोटिफाइड 1% हो चुका है। आप सिंपल इतना याद रखो, टीडीएस का रेट 2% इन टोटल, टीसीएस का रेट 1% इन टोटल, टीसीएस का रेट 1% इन टोटल। ध्यान रखना, अगर ये वाली गुड्स ईसीओ के थ्रू सप्लाई की जा रही हैं तो इनका अलग से हम आरसीएम में पढ़ चुके हैं, इनका अलग से हम आरसीएम में पढ़ चुके हैं, तो ये टीसीएस वाला पॉइंट नहीं कवर करेंगे। चलो मैं रिपीट करवा देती हूँ फिर से, कौन कौन सी सर्विस होती है, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, दूसरा अकोमोडेशन, तीसरा था हाउस कीपिंग, प्लम्बर और कारपेंटिंग वगैरह की जो सर्विस होती है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ, डिपॉजिट बाय टीसीएस, ईसीओ कौन डिपॉजिट करेगा, ईसीओ करेगा गवर्नमेंट को डिपॉजिट, ऑब्वियसली बात है विद इन 10 डेज। सेम डेट क्या है टीडीएस टीसीएस की, नेक्स्ट डे की 10th तक, नेक्स्ट डे की 10th तक है। चलो ये एक बार मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ इलस्ट्रेशन, सो दैट आपको दोबारा से नहीं बैठना पड़े चैप्टर खोल के। क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स इज सेलिंग इट्स ओन प्रोडक्ट थ्रू अ वेबसाइट होस्टेड बाय हिम, वो खुद की वेबसाइट पे बेच रहा है, खुद की वेबसाइट से बेच रहा है। Does he falls under the economic commerce operator? However, देखो ईसीओ के थ्रू तो वो आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली बेच रहा है, पर क्या टीसीएस काटना पड़ेगा उसको, उसको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि टीसीएस तब करना पड़ेगा जब ईसीओ के थ्रू कोई और सप्लाई कर रहे हैं और ईसीओ उसका पैसा कलेक्ट कर रहा है। यहाँ तो सप्लायर ही हो गया ना जो पैसा कलेक्ट कर रहा है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी क्लियर करवा चुकी हूँ। इन केस वेयर समवन इज सेलिंग देयर ओन प्रोडक्ट थ्रू द वेबसाइट, टीसीएस की बात ही नहीं आती है क्योंकि सप्लायर खुद से पैसा कलेक्ट कर रहा है ना, तो टीसीएस की कोई भी बात यहाँ पर आएगी ही नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है थोड़ा और स्लो करूं, लास्ट डे पे आप मैनेज कर लोगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिस्टर ए ने क्या किया, परचेज किए गुड्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, मिस्टर ए इज सेलिंग देम थ्रू द ओन वेबसाइट अंडर हिज ओन बिलिंग। बार बार वही पॉइंट आ रहा है आपको, हो आई होप जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। फिर क्या कह रहा है, फाइलिंग ऑफ मंथली एंड एनुअली स्टेटमेंट, फाइलिंग ऑफ मंथली एंड एनुअली स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड बाय ईसीओ, ईसीओ एक स्टेटमेंट फाइल करेगा, डिटेल्स जिसमें क्या देगा, आउटवर्ड सप्लाई, जो इसके थ्रू आउटवर्ड सप्लाई की गई है वो देगा, फिर सप्लायर भी अपने में डालेगा, तो मैच करेंगे दोनों कि क्या ये सही है क्या नहीं है। एडिशनली ईसीओ को मैंडेटरी हो गया है एनुअल स्टेटमेंट ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मान लो 1920 की सेल है तो दिसंबर 20 तक आपको क्या करना पड़ेगा, एनुअल स्टेटमेंट ईसीओ को सबमिट करनी पड़ेगी। तो कमिश्नर उसको एक्सटेंड भी कर सकता है, कमिश्नर उसको एक्सटेंड भी कर सकता है। फिर आता है नोटिस टू ऑपरेटर,
क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं ताकि कुछ छूटे नहीं। एन ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर कैन इशू द नोटिस टू ऑपरेटर आस्किंग हिम टू द वॉल्यूम ऑफ द गुड सप्लाई। ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी मंगवा सकता है जो भी डिप्टी कमिश्नर, नोट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर। ऑपरेटर को कब फाइल करना है? विद इन 15 वर्किंग डेज। देखो उससे कुछ भी माना गया, उसको 15 डेज में आगे फर्निश करना है। अगर वो फर्निश नहीं करता इट मींस आपने कोई ना कोई रूल तोड़ा है, कोई ना कोई रूल तोड़ा है। तो 122(3) के अंदर जनरल पेनल्टी 25,000 की आ जाएगी। 123 के अंदर जनरल पेनल्टी, 122 सबसेक्शन 3 के अंदर जनरल पेनल्टी 25,000 की आ जाएगी। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो। इफ यू वांट कि स्लो हो नेक्स्ट चैप्टर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बट मैंने रिपीटेटिव मोड पे करवा दिया है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छे से आप क्लियर हो चुके हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अदरवाइज आई वुड बी टेकिंग अप एज पर माय ओन जजमेंट कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। शेयर इट विद द फ्रेंड्स एज वेल so that everyone can revise properly and recall the things in the exams also properly. Bye bye.